मैं संजय तिवारी राष्ट्रवादी आज बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के पेज पर आप सभी से मुखातिब हूँ, रूबरू हूँ। आदरणीय भाई, हमारे बड़े भाई आरिफ शहडोली जी, जो कि हमारे गुरु भी हैं और वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, इनके सानिध्य में ही मैंने रंगमंच प्रारंभ किया और ये बहुत पुनीत कार्य आदरणीय आरिफ जी बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के माध्यम से कर रहे हैं कि बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड अंचल में जो रंगकर्मी और फिल्मकार अलग अलग बिखर कर जो काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पर लाने का प्रयास आदरणीय बड़े भाई आरिफ शहडोली जी कर रहे हैं। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि हम एक मंच पर आए, संगठित प्रयास करें। अभी हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में बिखर कर अपने प्रयास कर रहे हैं। हमारे काफ़ी अग्रज, हमारे वरिष्ठ आदरणीय राजा बुंदेला जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में फिल्माकर, बुंदेलखंडी पृष्ठभूमि पर फिल्माकर आम जनमानस को दिया। यहाँ की बोली, यहाँ की संस्कृति, ये सब उनके सत प्रयासों से ही आज ये स्थिति बनी है कि हम मुंबई में अपने भाई आदरणीय राजा बुंदेला जी के माध्यम से आज अपनी संस्कृति को, अपने यहाँ की बुंदेली कल्चर को राष्ट्रीय पटल पर रखने में सफल हुए हैं। आज कई प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे छोटे पर्दे पर, तो बुंदेली बोली जो हमारी, उस पर बहुत प्रयोग हो रहे हैं और सफल हैं। मैं आदरणीय आरिफ जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय रंजन जी का, कि आप सभी के प्रयास पर बड़े बड़े महान जो कलाकार हैं बुंदेली पृष्ठभूमि से, वो आज एक संगठित प्रयास करने का मन बना बैठे हैं। संगठित प्रयास, एक मंच पर आकर अगर हम सभी एक उद्देश्य लेकर अगर काम करें और अपने अहम को दरकिनार करते हुए, सबसे बड़ी चीज़ है हम बुंदेलखंडियों का अहम, हम, सिर्फ हम, ये जो है हम सबको लेके चलने की जो बात है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। ये बात मैं आदरणीय आरिफ जी के बारे में निश्चित कहूँगा कि वो हमेशा अपने साथी कलाकारों को, अपने जो उनके जूनियर्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। वो बिल्कुल सरल व्यक्तित्व हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जो साथी हैं, जो यहाँ बुंदेली पृष्ठभूमि से हैं, वो आगे बढ़ें। सबका साथ सबका विकास की जो पंक्तियाँ हैं, ये आदरणीय आरिफ जी पर सटीक बैठती हैं। लेकिन इसके अलावा मैं इसमें सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हम वो जो प्रयास हमें संयुक्त करना चाहिए, उससे हम अभी बहुत दूर हैं। कारण बस वही है कि सबका अपना अपना अहम है, अपना निज स्वार्थ है, और जब तक हम अपने निजी स्वार्थ में उलझे रहेंगे, हम बड़ा लक्ष्य हासिल कर ही नहीं पाएंगे। आप देखिए, कई अंचलों की फिल्में, उनकी संस्कृति की फिल्में बहुत सफल होती हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा जाती हैं, लेकिन हम अपना कोई प्रोजेक्ट ऐसा अभी नहीं दे पा रहे हैं जो कि बुंदेलखंड को एक पहचान दिला सके। इसके लिए मैं मेरा सबसे जो पहला प्रयास है कि मैंने एक विगत 2-3 वर्ष में ये प्रयास किया सबको संगठित करने के लिए, इसी उद्देश्य से
बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन का निर्माण किया। उसमें बुंदेलखंड के लगभग सभी अंचलों से लोगों को जोड़ा। और आप सभी को विदित है कि एक 4 दिवसीय 2018 में जनवरी में 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल भी झांसी में हुआ, बहुत सफल रहा। सभी का सहयोग, सभी कलाकारों को सहयोग उसमें मिला। उसमें मैं कहना चाहूँगा कि सभी उसने एक मंच पर आकर सहयोग किया, इसीलिए वो कार्यक्रम सफलतम रहा। उसमें कोई व्यक्ति विशेष का मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरा उनका, सभी का संयुक्त प्रयास था, चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, सभी ने उसमें पूरा सहयोग किया। और उसी सहयोग को देखते हुए यहाँ के मीडिया ने भी बहुत सहयोग किया और उस कार्यक्रम को बहुत अभूतपूर्व सफलता मिली। हम लोग बहुत आम जनमानस के बीच में पहुँचे और कई फिल्में 4 दिन लगातार हम लोग ये फिल्म दिखाते रहे। उसमें हमारे सभी वरिष्ठ जन जो हैं उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमको मिला। और इसके अलावा जो अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं वो सभी एक मंच पर आकर काम किया, इसीलिए वो सफलता मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वही अहम की लड़ाई कि अध्यक्ष हम बनेंगे। हम 2-3 लोग जो बहुत सक्रिय थे, चूँकि जो शुरुआत थी वो 2-4 लोग थे जिनके मन में ये मंशा थी कि कुछ एक इस तरह का संगठन बनाया जाए। तो 2-4 वही सक्रिय ज़्यादा रहे, तो उन्हें बीएफए का मालिक कहा जाने लगा। मतलब कई वरिष्ठ जन हमारे जो बहुत वरिष्ठ हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनको अपशब्दों से नवाजा गया। फिर वो धीरे धीरे दूर होते गए। फिर अभी भी प्रयास जारी है कि ये, लेकिन उन प्रयासों के साथ आज बड़े भाई आरिफ शहडोली जी ने जो प्रयास किया है बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के बेस पर, ये सभी को एक मंच पर लाकर एक समग्र संवाद की जो एक प्रक्रिया प्रारंभ की है कि हम सभी आपस में संवाद करें और एक रास्ता खोजें, एक निष्कर्ष निकालें। इसके लिए मैं हृदय तल से आदरणीय आरिफ शहडोली जी का और रंजन जी एस जी का आभार व्यक्त करता हूं, और उन सभी महानुभावों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो स्पेस पर आकर जिन्होंने अपने विचार रखे और बुंदेली सिनेमा और बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए अपने विचार उन्होंने इस पटल पर रखे। और ये निश्चय ही एक अच्छा परिणाम लाएगा ये सब प्रयास, क्योंकि जहाँ नियत नेक हो तो वहाँ ईश्वर भी साथ देता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय देवराज चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने मुझे इस रंगमंच से जोड़ा, सिनेमा विधा से जोड़ा। कला की एक जो कीड़ा होता है वो तो बचपन से था। बचपन में रामलीला वगैरह में छोटे छोटे मैं रोल करता था। सबसे पहला रोल मैंने सीता जी का रोल किया, माता सीता के रोल के बाद अंगद का रोल किया, फिर इस तरह से रावण के रोल तक पहुंचा। फिर एक अंतराल आ गया जिसमें व्यस्तताएं हो गई और दूर हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ आज से करीब मैं 2005-06 में कन्हैया कैसेट्स के माध्यम से आला उदल का निर्माण हो रहा था। उस समय कलाकार खोजे जा रहे थे और स्टेशन पर देवराज चतुर्वेदी जी ने मुझे देखा, और चूँकि हमारा परिचय पहले से था, मेरे बड़े भाई की तरह है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ऐसा प्रोजेक्ट है और चाहो तो कोई कैरेक्टर कर लो। मैंने कहा बताइए। तो मुझे ऑडिशन के लिए ले गए और उन्होंने मेरा ऑडिशन करवाया। जो पहला ऑडिशन मेरा लिया आरिफ शहडोली जी ने, और चूँकि मैं कोई छोटे मोटे कैरेक्टर के लिए गया था, मैंने कहा चलिए सीखता हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आरिफ जी ने मुझे उस प्रोजेक्ट में मुख्य किरदार आल्हा का किरदार सौंपा, जिसे मुझे करने का सौभाग्य मिला। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी महानुभावों का, सोमेश्वर त्रिपाठी जी और मोहनलाल सुमन जी, आप जुड़े हैं। बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है आपका मोहनलाल सुमन जी। मैं हृदय तल से आपको साधुवाद देता हूँ। आपके जो कृतित्व है और व्यक्तित्व है उसको मैं सलाम करता हूँ। एक अध्यापक के नाते आप वो कर रहे हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। आदरणीय ज्ञानेंद्र बुंदेला जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार।
कि आप जुड़े और एक संवाद करने की स्थिति बनी। तो साथियों, इस तरह ये शुरुआत हुई कि मैं आल्हा का मैंने किरदार किया। आल्हा के किरदार से जब मैं कन्हैया का जुड़ गया तो फिर द्वारका में आए हनुमान एक एल्बम बना, जो कि स्वर्गीय R.D. साहनी जी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और प्रभात अग्रवाल जी के साथ मैं इस प्रोजेक्ट से मैं जुड़ा रहा और हनुमान जी का किरदार मुझे करने को मिला। उसके बाद कई रोल करता रहा, लेकिन जब 2010 के आसपास जब रामायण और सुंदरकांड का निर्माण हुआ कन्हैया कैसेट्स के बैनर तले, तो मुझे इन सभी ने हनुमान जी का किरदार सौंपा और वो अमर चरित्र मुझे जीने का मौका मिला और मैंने अपना प्रयास किया। उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारा मेकअप आदरणीय खालिक जी के, अब्दुल खालिक जी के माध्यम से जो मेकअप मुझे मिला, वो उनके सहयोग के बगैर और उनके इस प्रयास के बगैर मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट संभव नहीं था। ऐसा दीपक जी भी कहते हैं, दीपक सेठ जी भी कहते हैं कि उनके सहयोग के बगैर रामायण और सुंदरकांड का निर्माण असंभव था। तो ये वो प्रोजेक्ट में हनुमान जी का किरदार मुझे करने को मिला। मैं अपना आदरणीय खालिक जी द्वारा दिया गया चरित्र का ये फोटो आपके सामने रखना चाहूँगा। ये चित्र आदरणीय अब्दुल खालिक जी के मेकअप का भी प्रतिफल। ये सुंदर स्वरूप उन्होंने दिया और इसकी कई DVD और CD उस समय था, CD और DVDs का। तो उस समय ये सब जो है रामायण की पूरी CD DVD में के रूप में बाज़ार में आई। ये और ये सुंदरकांड काफ़ी YouTube पर बहुत देखा गया और बहुत इसके कहना चाहिए बहुत CD DVDs इनकी सेल हुई और इसको अच्छा प्रचार प्रसार मिला। सराहा गया ये प्रोजेक्ट आदरणीय दीपक सेठ जी द्वारा। ये आल्हा का किरदार मुझे दिया गया, ये आल्हा का चित्र है और इस माध्यम से बुंदेली संस्कृति से मैं भी परिचित हुआ। बुंदेली जो हमारी आल्हा उदल की गायन जो हम सावन के महीने में गाया जाता है, तो पहले परिचित नहीं था इतना, लेकिन बस आल्हा उदल का नाम सुना था। लेकिन जब ये सभी एल्बम्स तैयार हुए और इन एल्बम्स को मैंने पिक्चराइज़ किया गया, तब मुझे आल्हा उदल के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। तो ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनसे मुझे कुछ बुंदेलखंड में पहचान भी मिली और हमारे वरिष्ठ जन हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पुनः उसी विषय पर आता हूँ जिस विषय से ये बुंदेलखंड फिल्म उद्योग का पेज आदरणीय आर शाहडोली जी ने तैयार किया और सबको एक मंच पर लाने का प्रयास किया। मैं बुंदेली सिनेमा के विकास के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर कुछ ऐसे वर्कशॉप लगाने का पक्षधर हूँ जो कि तकनीकी रूप से हम सभी को मजबूत करें, चाहे वो अभिनय की दृष्टि से हो, सिनेमेटोग्राफी हो, कोरियोग्राफी हो, एडिटिंग हो। ये सभी चीज़ें जो हैं, जब तक हम इसमें तकनीकी रूप से मजबूत नहीं होंगे, लेखन के वर्कशॉप की भी ज़रूरत है। और ये सभी जब संगीत यहाँ पर बहुत समृद्ध है, जहाँ तक मेरा सोचना है, संगीत बहुत समृद्ध है बुंदेली संस्कृति के हिसाब से। और कई संगीतकार यहाँ पर आदरणीय राजू आनंद जी और राजेंद्र सिंह जी, हमारे अभी लक्ष्मण मास साहब अभी स्वर्ग सुधार गए हैं, बहुत अच्छा संगीत देते थे, राजू गोलवलकर जी, ये सभी संगीत से बहुत समृद्ध हैं। लेकिन अन्य विभागों में तकनीकी रूप से हम बहुत कमज़ोर हैं। जब कोई प्रोजेक्ट यहाँ तैयार होता है और तैयार होने के बाद लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि बड़े सीमित संसाधनों में, यहाँ संसाधन नहीं और ना ही कोई बजट है, बड़े सीमित संसाधनों में बगैर किसी बजट के अगर कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं उन सभी की हिम्मत की दाद देता हूँ, उन सभी निर्माताओं और निर्देशकों की, कि वो हिम्मत करते हैं
और इस तरह का प्रयास यहाँ करते हैं और यहाँ के कलाकारों को यहीं काम करने का अवसर भी देते हैं। इसके लिए भी यहाँ जो प्रोडक्शन चल रहे हैं बुंदेलखंड में, मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि बड़े सीमित संसाधनों में अपना पैसा लगाकर, अपने घर से पैसा लगाकर कलाकारों को जोड़ते हैं, उन्हें काम देते हैं। भले ही उनको पारिश्रमिक ना दे पाएँ, लेकिन उनको शूट में पूरी व्यवस्थाएं करना, भोजन आदि की व्यवस्थाएं करना, ये सब बहुत बड़ी बात है। ये उनका समर्पण है और उनका जज्बा है, जिस जज्बे के तहत वो ये काम करते हैं। इसके लिए हमें सभी उनको, इन सभी फिल्मकारों को सहयोग करना चाहिए। मैं एक कलाकार के नाते, एक अभिनेता के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हम उनको भी सहयोग कर सकते हैं। अभी पारिश्रमिक लेने की स्थिति में हम नहीं हैं और ना ही वो देने की स्थिति में है, ना ही हम अभी लेने की स्थिति में हैं, क्योंकि अभी हम उस पारिश्रमिक लेने की स्थिति में आ तो जाएं, हम उस लेवल पर, उस स्तर पर तो पहुँचें कि हम पारिश्रमिक मांगने की स्थिति में आए। हाँ, जो बड़े प्रोडक्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कन्हैया कैसेट्स हैं, ये पारिश्रमिक देते हैं और काम के अनुरूप देते हैं, क्योंकि उनको उनसे आमदनी होती है। हमारे अन्य फिल्मकार यहाँ पर फिल्म बनाने के बाद सोचते हैं कि इसका प्रदर्शन कैसे करें। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि बड़े पड़े हैं। भाई अजय साहू जी के प्रोजेक्ट हैं, समीर भाई के प्रोजेक्ट हैं, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, रजनी श्रीवास्तव जी के भी प्रोजेक्ट हैं, RF शैडोलू जी के स्वयं ही कोई प्रोजेक्ट हैं, जो कि बनने के बाद प्रदर्शन को आज तरस रहे हैं। हम उनको बनाने के बाद, उनका निर्माण करने के बाद उनको प्रदर्शित कहाँ और कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम एक अच्छी गुणवत्ता और तकनीकी रूप से मजबूत प्रोजेक्ट तैयार करें, जिसको हम जब कहीं प्रदर्शन करना चाहें तो उनके लिए, हमें प्रदर्शन करने के लिए हमें वितरक आराम से मिल सकें। और हमें सभी को एक संयुक्त प्रयास और करना चाहिए। मैं आदरणीय बड़े भाई राजा बुंदेला जी को मैं विशेष अनुरोध करूंगा, और जो भी हमारे वरिष्ठ जन हैं जो बुंदेलखंड पृष्ठभूमि से हैं, जो कि वहाँ पर सक्षम है और इस तरह के प्रयास कर सकते हैं, तो मैं ये प्रयास भी करना चाहता हूँ कि ये सभी एक संयुक्त प्रयास करके बुंदेलखंड में कुछ ऐसे सिनेमा घरों का व्यवस्था यहाँ पर करवाएं। भले ही टपरा टॉकीज़ों की, जो कि राजा बुंदेला जी ने एक नई तकनीक यहाँ पर निकाली, टपरा टॉकीज़ों में वो अपने फिल्म फेस्टिवल का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह की टपरा टॉकीज़ भी अगर हमारे कुछ कस्बों में, देहातों में अगर उपलब्ध हो जाएं, जिनमें हम लोग ये बुंदेली फिल्में जो हम लोग तैयार करते हैं, उन फिल्मों का प्रदर्शन हम वहाँ पर कर सकें, तो कम से कम हम जो लागत लगाते हैं यहाँ पर, जो फिल्म लगती है, उसका पैसा तो निकल सके, कम से कम इतना तो हो सके। भले ही यहाँ पर अभी धनोपार्जन ना कर पाएँ फिल्मकार, लेकिन जो लगा रहे हैं कम से कम वो तो उनके पास वापस आए, जिसमें वो अन्य आगे किसी और प्रोजेक्ट को बनाने के लिए प्रयास कर सकें। अभी हमने प्रोजेक्ट बना लिया और कई प्रोजेक्ट हमारे बने रखे हैं, लेकिन हम उनका प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये कलाकारों के लिए, तकनीशियों के लिए, जो टेक्निकल स्टाफ है और जो फिल्मकार्स हैं, इनके लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है। और मैं समझता हूँ बड़ी निराशाजनक स्थिति होती है कि फिल्म बनाने के बाद, प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद, पूरी कंप्लीट करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि इसको हम दिखाएं कैसे। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसका जो हमारे वरिष्ठ जन हैं वही कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त प्रयास से। तो मैं उन सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया ये समस्या जो है यहाँ पर, उस समस्या के निराकरण के लिए एक ठोस और सार्थक प्रयास किए जाएं कि हम फिल्म का निर्माण करने के बाद, एल्बम्स का निर्माण करने के बाद उनको हम प्रदर्शित कैसे करें। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या पर काम होना बहुत ज़रूरी है। जी, मैं बात करता हूँ, मैं मुद्दे पर आता हूँ। आदरणीय बड़े भाई जी, आरिफ जी, आप कह रहे हैं कि कुछ हमारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक्सपीडिशन है उसके बारे में बात करूँ। मैं अभी आता हूँ। तो एक कलाकार के नाते मैंने कहा कि मेरी शुरुआत 2010 में हुई, लेकिन कुछ करने का जज्बा जो मन में था बचपन से, ये कुछ अलग हट के करना मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है तो उसको हम कुछ ऐसा करके जाएं जो हमारे जाने के बाद भी लोग उसको याद रखें और कुछ जो इतिहास में दर्ज भी हो। तो इसके लिए मैंने जब प्रयास शुरू किया तो मैं सबसे पहले मैं याद करूंगा 88-89 में मैंने लक्ष्मी मंदिर इंटर कॉलेज में जाना शुरू किया। मैं वहाँ अध्ययनरत था, पढ़ाई मेरी वहीं से हुई
और मेरे गुरुजी थे आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय सीताराम गुप्ता जी। उन्होंने मुझे मलखम्ब का अभ्यास कराया। मलखम्ब के अभ्यास से मैंने बहुत कुछ सीखा। और मलखम्ब, जैसा कि आप जानते होंगे, लकड़ी का पोल होता है जिस पर हम मलखम्ब करते हैं। शायद मेरे पास इस समय मलखम्ब का चित्र नहीं है। तो मैं मलखम्ब से राष्ट्रीय स्तर तक मैं रहा और मैं जीती और मैं नेशनल चैम्पियन रहा। और मलखम्ब करते करते ही मैं इंटर पास कर गया, ग्रेजुएशन में आया। और यहाँ आने के बाद मेरा इच्छा हुई कि मैं कुछ और करूँ, तो मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की। इंटर में रहते हुए मैंने एनसीसी ज्वाइन की और एनसीसी के माध्यम से मुझे जो 1991 में दिल्ली परेड 1991 में दिल्ली परेड करने का मुझे सुअवसर प्रदान हुआ। और इस परेड में मैंने बुंदेलखंड और अपने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। और राजपथ परेड दिल्ली और रिपब्लिक डे परेड में मैंने एज ए कॉन्टिजेंट कमांडर इस परेड को कमांड किया। और इसमें मुझे तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय आर वेंकटरमण साहब ने सम्मानित किया राष्ट्रपति भवन में। और तत्कालीन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एस.एफ. रॉड्रिक्स, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एल. रामदास और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एस.के. सरीन साहब, इन्होंने मुझे अपने आवास पर निमंत्रित किया और मुझे सम्मान दिया। उसमें प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी थे। पीएम हाउस भी मुझे जाने का अवसर मिला उन दिनों। तो वो 91 का जो दौर था, मुझे ये राष्ट्रपति पुरस्कार वगैरह एनसीसी में मिले, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पड़ाव था। और मुझे वो दिन याद आते हैं तो बड़ा एकदम बड़ा अजीब सा लगता है कि उन दिनों में कुछ बात ही थी, इतना मीडिया नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन उस समय आता था और गिने चुने अखबार थे जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया उस समय। और हिमांशु जी, नमस्कार। हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप जुड़े। और आप भी बुंदेली रंगमंच के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रयास आप कर रहे हैं। आपके संयुक्त प्रयास को मैं साधुवाद देता हूं। आपके भाई कृपांशु जी और महेंद्र वर्मा जी आपके साथ जुड़े हुए हैं और एक पूरी टीम आपके साथ में है। और जो नवोदित छात्रों को आप रंगमंच की शिक्षा देते हैं और उनसे प्रस्तुति परक उनकी वर्कशॉप लगाकर उनको कार्यक्रम उनको तैयार करते हैं, ये बहुत बड़े जज्बे की बात है। और आपने अपने निवास पर ही, अपने घर में ही झांसी में एक थिएटर बना रखा है जिसमें मैं कई बार जा चुका हूँ। और बहुत अच्छे नाटकों का आप वहाँ मंचन करते हैं अपने बच्चों को तैयार करके। मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके इस प्रयास को, आपके संयुक्त प्रयास को मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आदरणीय हिमांशु द्विवेदी जी, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आप ग्वालियर में मान सिंह तोमर विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर रंगमंच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो 91 में मैंने प्रेसिडेंट अवार्ड लिया एनसीसी से और मलखम्ब का खिलाड़ी रहा, नेशनल चैम्पियन रहा। इसके बाद जब मैं वापस आया ये सब दिल्ली परेड कमांड करके, तो कुछ और भी मन में था कि समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करूं। तो फिर उस समय मैं कुछ साथियों के साथ मिलकर मैंने यहाँ पर एक संगठन का निर्माण किया। बुंदेलखंड में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रही, तो उस नशे की प्रवृत्ति को कुछ उसके निर्मूलन के लिए मेरे मित्र देवेंद्र बख्शी जी और प्रद्युत गोस्वामी, इनके साथ और कुछ अन्य जोशीले साथियों के साथ मिलकर हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया, राष्ट्रीय नशा विरोधी युवा संगठन, नेशनल एंटी ड्रग्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, नाडियो। इसके तहत हम लोगों ने नशे के विरोध में और जन जागरण के लिए समाज में काम करना शुरू किया और बड़ी लाठियाँ खाई इसके लिए हम लोगों ने, और लोगों को जगाते थे और पिटते भी थे। और नशे के व्यापारियों से भी काफ़ी झड़पें होती थी। लेकिन सोचा कि जागरण के लिए और इस संगठन को राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने के लिए कुछ अनूठा काम करना चाहिए। इसके लिए 1992 में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया, 1440 घंटे 60 दिन लगातार दोपहिया वाहन का चालन।
300 मीटर ट्रैक पर, झांसी के प्रदर्शनी मैदान पर 300 मीटर के ट्रैक पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया अगस्त के महीने में, अभी जुलाई अगस्त में 1992 में। ये जो इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था ये दिल्ली के 3 लड़कों का था, जो 41 घंटे उन्होंने काइनेटिक होंडा 100 सीसी गाड़ी चलाकर ये रिकॉर्ड बनाया था। और मैंने उस रिकॉर्ड को अपने साथियों के साथ 65 सीसी से, हीरो पुक्स से, ये रिकॉर्ड 60 दिन का बनाया, और जो कि आज भी ये अनब्रेकेबल है, क्योंकि अब 65 सीसी की गाड़ी उपलब्ध ही नहीं है। तो ये रिकॉर्ड हमारा अनब्रेकेबल है, और अपने साथियों के साथ इस रिकॉर्ड को हम लोगों ने तैयार किया। और इसमें मुझे झांसी की जनता से, झांसी की आवाम से बहुत सहयोग मिला, बहुत सहयोग, बहुत प्रेम दिया, बहुत प्यार दिया झांसी जनता ने उस समय। मुझे याद है कि उस समय काफ़ी होटल्स और जो रेस्टोरेंट्स थे वो हम लोगों को सुबह शाम नाश्ता, भोजन, रात का भोजन, हमें और हमारे जो साथी वहाँ पर व्यवस्था में रहते थे सभी को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया करते थे। आदरणीय रविंद्र शुक्ला जी उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री थे, उन्होंने हम लोगों को बहुत सुविधाएं उपलब्ध करवाई। 1000 लीटर पेट्रोल जो उस समय कंज्यूम हुआ, वो स्वर्गीय पीसी बब्बर जी जो उस समय पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे बुंदेलखंड के, उनके माध्यम से उन्होंने हमें 1000 लीटर पेट्रोल मुहैया करवाया। उस समय हरमिंदर उन्होंने व्यक्तिगत खर्चे से हम लोगों को यहाँ पर 300 मीटर का ट्रैक प्रदर्शनी ग्राउंड पर तैयार करवाया। और स्वर्गीय राजेंद्र अग्नोत्री जी, उन्होंने मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस कार्यक्रम को करने की परमिशन दिलवाई। बहुत सहयोग हमें झांसी की जनता से मिला। झांसी जनता उस समय ग्राउंड पर आती थी और बहुत बहुत स्नेह हम लोगों को देती थी। ये कार्यक्रम हम लोगों ने सफलतापूर्वक संपन्न किया और झांसी का नाम गिनीज बुक में और लिम्का बुक में दर्ज हुआ। इसके बाद 1993 में हमने फिर एक कार्यक्रम किया। हमारे साथी रोहित कश्यप जो कि MR थे और इस समय चेन्नई में हैं, उनके साथ में मैंने मिलकर झांसी से लद्दाख, हाईएस्ट मोटरेबल वे ऑफ वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क खरदुंगला लद्दाख, 2 सीटर बाइसिकल जो 2 लोग साइकिल चलाते हैं डबल पैडल वाली, उस साइकिल से हम लोग खरदुंगला गए और झांसी का नाम दोबारा लिम्का बुक में दर्ज कराया। ये कीर्तिमान जो उस समय स्थापित हुए, बहुत अच्छा उस समय अनुभव रहा। और उसके बाद उन्हें एक कीर्तिमान हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। झांसी से लंदन बाया मोटरसाइकिल ये कार्यक्रम तैयार किया गया। सहारा श्री सुब्रत राव जी ने उसमें 18 लाख का हम लोगों को स्पॉन्सरशिप भी पास किया। और सुजुकी मोटरसाइकिल से 4 मोटरसाइकिलें भी हम लोगों को अप्रूव्ड हुई और ये तैयार हो गया। कार्यक्रम रूट पूरा तैयार हो गया, लेकिन जो हमारा रूट था वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की होते हुए हमारा ये कार्यक्रम बढ़ना था, जो उसमें हम 152 देशों को हम कवर करते। और 10 साल का हमारा ये प्रोजेक्ट था जिसमें हम लंदन पहुँचते और लंदन में अपना जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स के हमारे जो सर्टिफिकेट थे, प्रमाण पत्र थे, वहाँ जाके हम उनको प्राप्त करते और एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि ये कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हो सका। उसका कारण पाकिस्तान ने हमको परमिशन देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने सुरक्षापूर्वक वहाँ से निकलने के लिए हम लोगों को अलाउ नहीं किया और मना कर दिया कि यहाँ से आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो उसके बाद सुब्रत राय जी भी बोले हम किसी और देश में आपको परमिशन दिला सकते हैं, लेकिन यहाँ आप संभव नहीं है, और वो हमारा कार्यक्रम ठंडे बस्ती में चला गया। ये हमारा, हम सभी का और बुंदेलखंड का दुर्भाग्य था कि ये कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हो सका। मन में कुछ विचार इस तरह के आते रहे और हम आगे बढ़ते रहे, कुछ ना कुछ इस तरह के कार्यक्रम करते रहे समय समय पर, जिससे कि बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिले, बुंदेलखंड को वो मिले जो उसका बुंदेलखंड हकदार है, राष्ट्रीय पटल पर पहचाना जाए। प्रयास चलते रहे, बीच बीच में कई प्रयास हुए। उसके बाद आगे जाके मैं रंगमंच से जुड़ा और रंगमंच के माध्यम से कार्यक्रम बहुत से प्रोजेक्ट्स में करता रहा। संस्कार भारती से जुड़ा और संस्कार भारती ने मुझे
इस समय विभाग संयोजक प्रांत कानपुर प्रांत में झांसी उरई ललितपुर का दायित्व मुझे दे रखा है, जिसमें मैं सक्रियतापूर्वक यहाँ नवीन इकाइयों का मैं गठन कर रहा हूँ और संस्कार और संस्कृति जो हमारे समाज का दर्पण है, इसको संरक्षित और संवर्धन करने के सत प्रयास से यहाँ दृढ़ संकल्पित हूँ और प्रयासरत हूँ। संस्कार भारती का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखें, उनका संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें और नवोदित कलाकार, चाहे वो किसी विधा से हो या साहित्य से हो, क्योंकि संस्कार भारती साहित्य और ललित कलाओं के लिए समर्पित, इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित एक संस्था है अखिल भारतीय स्तर पर, और नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करती है, भले वो किसी विधा से हो, नाट्य विधा हो, रंगमंच हो या संगीत हो, चित्रकला हो, भू अलंकरण हो, इस तरह कई विधाएं हैं, लोक कलाएं हैं। ये सभी विधाओं से लोग रूबरू होते हैं। और आभार डॉक्टर हिमांशु जी, आपका आभार, आप जुड़े हैं और आप उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आपका हृदय तल से आभार। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो कि इस मंच के माध्यम से मुझसे रूबरू हैं। तो मैं यही प्रयास करता रहा कि कुछ ना कुछ समाज के लिए, इस देश के लिए, इस अपने बुंदेलखंड के लिए, इसको संगठित करने के लिए कुछ संगठित और सार्थक प्रयास किए जाएं। कई मंचों के माध्यम से मैं अक्सनाट्यम कला संस्थान, ये रंगमंच को समर्पित संस्था है, इसके निदेशक हमारे आदरणीय गुरुजी देवराज चतुर्वेदी जी हैं, जिनके संरक्षण में और ये संस्था चल रही है। प्रभात अग्रवाल जी हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी इस संस्था के अध्यक्ष हैं और मैं विगत 7-8 सालों से इसमें सचिव का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और ये रंगमंच को बड़ी समर्पित संस्था है। इसके अलावा बहुत सी संस्थाएं, बहुत से सार्थक प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं। आदरणीय अजय साहू जी बुंदेली भाषा पर बहुत काम किया उन्होंने। उनके पिताजी श्रद्धेय स्वर्गीय नाथुराम साहू कक्का जी बुंदेली भाषा में, जिनको अक्षर ज्ञान था, कोई किताब उन्होंने किताब किसी कक्षा में शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन सिर्फ अक्षर ज्ञान के बलबूते उन्होंने 19 किताबें लिखी बुंदेली भाषा में, बुंदेली संस्कृति के ऊपर 19 किताबें उन्होंने लिखी। मैं हैरान हो जाता हूँ कि एक किताब लिखने के लिए ही मैं कितना सोच रहा हूँ कि मुझे एक पुस्तक लिखनी है राष्ट्रवाद के विषय पर, और मैं लगातार सक्रिय हूँ, लेकिन एक किताब लिखने के लिए मैं अभी सफल नहीं हो पाया हूँ। और आदरणीय कक्का जी 19 किताबें लिख चुके हैं और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संस्कार, उनके विचार, क्योंकि वो तो जन कवि थे और अपने विचारों का संप्रेषण समाज के बीच में करते थे, तो वो सभी आज हमारे बीच में हैं और अनवरत रहेंगे। उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए, उनको अंगीकार करने के लिए हम हमेशा अजय भाई जी के साथ तत्पर रहते हैं और वो हमेशा उनको याद कर रखते हैं, कक्का जी को, और उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और बुंदेली के बहुत अच्छे कवि हैं हमारे अजय भाई, बहुत अच्छे कवि हैं, आप सभी ने उनको सुना होगा। और इसी तरह से और भी जो लोग बुंदेली भाषा में काम कर रहे हैं, किशोर चक्रवर्ती जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा उनका यहाँ पर बुंदेली भाषा के फिल्मों के लिए योगदान है। सुंदर लिखाड़ जी अपनी अभिनय यात्रा से बुंदेली भाषा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। समीर खान साहब बहुत कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया बुंदेली भाषा में, बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे राकेश यादव जी हमारे बीच में नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत काम यहाँ पर किया है, बुंदेली और भोजपुरी फिल्मों में भी उन्होंने बहुत काम किया है, लेखन में भी बहुत अच्छा उनका प्रयास रहा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इस कोरोना संक्रमण काल में हम उनको खो चुके हैं। तो इस तरह से, और इसके अलावा अगर हम झांसी के आसपास देखें, मैं साधुवाद देना चाहूँगा आरुष चैटर्जी जी को, उन्होंने बहुत इस क्षेत्र में काम किया है। रजनी श्रीवास्तव जी बहुत सक्रिय हैं और बहुत सक्रियता से बुंदेली भाषा के लिए उन्होंने काम किया है। और इन सबसे ज़्यादा मैं साधुवाद देना चाहूँगा दीपक सेठ जी को, जो कन्हैया कैसेट के माध्यम से बुंदेली संस्कृति को और बुंदेली भाषा को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए काम हुआ है। मैंने समझता हूँ इस स्तर पर और भी कहीं काम हुआ होगा।
बुंदेली भाषा पे बहुत काम दीपक जी ने किया है। बुंदेली लोक कलाओं को, बुंदेली फोक संगीत को, लोक संगीत को ये जो संरक्षित करने का काम दीपक जी ने किया है, उस नवोदित कलाकारों को और काफ़ी लुप्त प्राय कलाकारों को जाने कहाँ से लाकर उन्होंने यहाँ पर मंच प्रदान किया और उनको उनकी सारी विधाओं को संरक्षित किया सीडी और डीवीडी के रूप में। और वही संगीत आज यूट्यूब पर धूम मचा रहा है हर जगह। आज उनके लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं और इन सब्सक्राइबर्स के माध्यम से बुंदेली संस्कृति और बुंदेली कला, बुंदेली साहित्य कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। आज सभी जगह ये देखा जा रहा है, करोड़ों की संख्या में इनके व्यूअर्स हैं। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा आदरणीय दीपक जी को, हमारे आदरणीय जगत प्रकाश सेठ जी को, इन सभी के सत्प्रयास से, हमारी आदरणीय श्रद्धेय संध्या सेठ जी को, ये सभी के सत्प्रयास से ये कन्हैया कैसेट्स के माध्यम से ये लोक कलाओं का संवर्धन हो रहा है और हम सभी कलाकारों को इन सभी से कलाओं से जोड़ने का अवसर मिला और इस तरह के कन्हैया कैसेट्स के माध्यम से ये एल्बम्स हम सभी जनमानस के बीच में हैं। सुंदरकांड हम सभी पढ़ते थे लेकिन सुंदरकांड को समझते नहीं थे। सुंदरकांड को हमने पढ़ा बहुत है लेकिन समझा नहीं। उसको आम जनमानस में समझाने को पुनीत उद्देश्य से सुंदरकांड का निर्माण और रामायण का निर्माण आदरणीय दीपक सेठ जी ने किया। संजीव बाबरा जी ने उसमें निर्देशन किया, आर सैडोली जी ने उसमें निर्देशन का दायित्व संभाला और कई कलाकार बुंदेलखंड के दूर से, बुंदेलखंड कलाकार भोपाल से, जबलपुर से, ग्वालियर से, उन कलाकार को जोड़ा और एक अनूठा, बहुत ही अद्वितीय ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ और मुझे गर्व है कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा और मुझे हनुमान जी के माध्यम से, उनकी कृपा से ये चरित्र निभाने का मौका मिला। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा सभी को, सभी के सत्प्रयास को कि आप सभी ने ये प्रयास किया। इसके अलावा उरई से सरकार फिल्म्स और खान फिल्म्स के माध्यम से ये प्रयास आगे बढ़ रहा है। वहाँ पर कई लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। अजय सक्सेना जी भी प्रयासरत हैं, नादान जी वहाँ पर प्रयासरत हैं, संतोष राठौर जी भी संगीत के माध्यम से बहुत प्रयासरत हैं और भाई निज़ाम भाई, जिनके एक प्रोजेक्ट में मैंने नकारात्मक किरदार अभी निभाया है। ये फिल्म शीघ्र ही आप सभी के बीच में होगी। बड़े छोटे भाईजान, छोटे बड़े भाईजान के नाम से ये फिल्म आ रही है। बहुत अच्छा निर्माण हुआ है और इसी तरह से और भी कई लोग सक्रिय हैं। टीकमगढ़ में भी बहुत लोग सक्रिय हैं, भाई संजय सक्सेना जी, धीरेन्द्र जी, गीतका वेदका जी, बहुत लोग वहाँ पर सक्रिय हैं। मैं सभी को साधुवाद देना चाहूँगा। शिवपुरी से, डबरा से, बुंदेलखंड के सभी अंचलों से, दतिया से, हम जहाँ भी जाएँ सभी जो है सब लोग थोड़ा सा बिखरे हुए हैं और सभी प्रयासरत हैं। लेकिन साथियों, मैं पुनः अनुरोध करूँगा कि अगर हम संयुक्त प्रयास करें, सब मिलकर प्रयास करें तो हम अवश्य सफल होंगे। ऐसा नहीं कि आपके प्रयास सफल नहीं हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन तकनीकी रूप से मजबूत और उच्च गुणवत्ता युक्त एक प्रोजेक्ट अगर हम देना चाहते हैं तो हमें सभी का संयुक्त प्रयास करना होगा और सभी का संयुक्त प्रयास लेना होगा। उसमें हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, आदरणीय राम बुंदेला जी, राजा बुंदेला जी, गोपाल भाई, आदरणीय रंजन जी, आरिफ जी, जो सभी यहाँ बुंदेलखंड पृष्ठभूमि से बाहर हैं और सक्रिय हैं, ये सभी अगर यहाँ पर सहयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो। नारायण चौहान जी भी हमारे यहीं ललितपुर से हैं। ये सभी जो है, मैं कई लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन सभी को जो एक मुकाम बना चुके हैं यहाँ से जाकर, मैं भाई योगेश त्रिपाठी जी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक हप्पू सिंह के चरित्र के माध्यम से बुंदेली भाषा को, बुंदेली बोली को उस मुकाम पर पहुँचाया कि आज सभी उसके मिठास से रूबरू हैं और परिचित हैं। कितनी अच्छी बुंदेली बोली हमें लगती है। मैं आप सबों को अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूँ कि आप सबको जो है ईश्वर इतनी शक्ति दे और इतनी ताकत दे आपको कि आप
जब बुंदेली सिनेमा को और बुंदेली संस्कृति को, बुंदेली कला को वह मुकाम पे पहुंचाओ जितने वो पहुंच चाहते थे, और जितना जीवा को हक है, बा को अधिकार है उतने पहुँचने को, उतने हम सब जब संगठित होके और सब मिलके अच्छो और संयुक्त प्रयास करें तब हमें सफलता मिले, जो जामे कोनो संशय नहीं है। लेकिन जाके लाने ज़रूरत है कि हम सब मिलके एक मंच पे आके एक मन बना के कि हमें बुंदेली बोली को और बुंदेली सिनेमा को वह जगह पे पहुंचाना है जितने वो वहाँ पहुंचना चाहिए। वहाँ के लाने हमें सबको मिलके प्रयास करने पड़े, अपने अहम को एक तरफ धरने पड़े कि नहीं साहब हमें आगे रखो, हमें अध्यक्ष बना दो, हमें महामंत्री बना दो, हमें जो बना दो, हमें वो बना दो। हम सभी प्रयास कर रहे हैं कौन के लाने? इन कलाकारों के लाने। जो कलाकार यहाँ पर सक्रिय हैं, ये सभी कलाकार आगे बढ़ें, इनका जो हक है। देवदत्त बुधौलिया जी इतने अच्छे कलाकार हैं, इनको जो मुकाम मिलना चाहिए वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है। हम सभी का प्रयास है इनको और ऊपर ले जाने का कि हम पहुँचे। हम सभी इसी प्रयास में लगे हुए हैं और मैं इसीलिए मैं सभी को मैं चाहता हूँ, यहाँ पर सिलू पंडित हैं, बहुत से कलाकार हैं, हमारे भाई हरि प्रकाश जी हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्तर पर, मनोज शर्मा जी हैं, सभी लोग यहाँ से सौम्य शिवरे जी हैं। बुंदेलखंड से ये तो रत्नों की खान है, यहाँ से कलाकार भरे पड़े हैं। हमें सिर्फ प्रयास करना है कि हम इनको उनका मुकाम दिलाएं और उनको ऊपर उठाएं। हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए और अपने अहम को दरकिनार करते हुए हमें यह प्रयास करना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बुंदेली बोली, बुंदेली सिनेमा, बुंदेली संस्कृति, बुंदेली संस्कार और बुंदेली कलाएं, हमारी लोक कलाएं उस मुकाम पर तभी पहुंचेंगी जहां वो हकदार हैं, जब हम संयुक्त प्रयास करेंगे, सच्चे मन से प्रयास करेंगे और संगठित प्रयास करेंगे। मैं पुनः साधुवाद देना चाहूँगा एक बार पुनः आरिफ शहडोली जी को कि वो इतना सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान इसलिए करता हूँ कि वो कभी स्वयं को आगे नहीं बढ़ाते, वो हम कलाकारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वो जब भी मिलते हैं मुझे हमेशा बूस्टअप करते हैं कि ये करो। वो मुझे कभी बहुत बड़ी बातें भी बोलते हैं, बोले मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूँ, मैं पता नहीं कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, लेकिन उनके अंदर एक सबको बढ़ाने की भावना है। वो जिस कलाकार से, जिस फिल्मकार से मिलते हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें यार वहाँ पहुँचना चाहिए। मुझसे कहते हैं कि यार तुम यहाँ अपना आवेदन भेजो, यहाँ भेजो, इनसे मिलो, उनसे मिलो, बहुत प्रोत्साहित करते हैं। हम लोग उतना अपने आप को नहीं समझते कि हम लोग उस मुकाम पर जाने के लिए हैं, लेकिन उनके अंदर ये भावना है, वो सोचते हैं कि हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। तो वो हम लोग हमेशा जब भी मिलेंगे, फ़ोन पर भी बात होगी तो हमेशा बूस्टअप करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं कि क्या कर रहे हो, कुछ करो। तो ये भावना जो है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की भावना है, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि, अपनी मातृभूमि के करने के लिए। और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आरिफ शहडोली जी तो शहडोल से यहाँ पर आए हैं और हमारे झांसी के लिए, हमारे बुंदेलखंड के लिए इतना संयुक्त प्रयास करते हैं। मैं बहुत, बुंदेलखंड आपका है और हम बुंदेलखंड को वहीं पहुंचाएंगे जहां आप चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम सभी को सच्चे मन से, एक अच्छे मन से प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं आप सभी का साधुवाद देना चाहूँगा। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु जी, मैं आपका साधुवाद देना चाहूँगा कि आप जुड़े हैं और अपने विचारों से, यही संवाद की ज़रूरत है कि हम कुछ आपसे कहें और आप अपनी बात कहें। इन्हीं संवादों की आज हमें ज़रूरत है। मैं आप सभी जुड़े हुए वरिष्ठ रंगकर्मी और वरिष्ठ विभूतियों का सम्मान करता हूँ, हृदयतल से सम्मान करता हूँ। और मैं कुछ साहित्य की बात करता हूँ अब, क्योंकि मैं एक साहित्य से जुड़ा व्यक्ति भी हूँ और कुछ लिखने का अपनी कलम के माध्यम से। लोग मुझ पर ये दोष भी लगाते हैं कि मैं हिंदी और उर्दू दोनों में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ना तो हिंदी का ही इतना ज्ञान है और ना ही इतना उर्दू का ज्ञान है। किसी भी भाषा पर मेरी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है और बुंदेली भाषा के भी मुझे इतना बड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रयास करता हूँ। और प्रयास ये रहता है कि हम जो अपनी बात कहना चाहते हैं
हम जिस वर्ग को अपनी बात, अब कोई संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश उसके हृदय तक पहुँचे, वो बात वहाँ तक पहुँचे जहाँ हम कहना चाहते हैं। इसके लिए मैं स्वागत करूँगा राकेश विश्वकर्मा जी का। आप जुड़े हैं। राकेश विश्वकर्मा जी हमारे बहुत बड़े कलाकार और बहुत अच्छे, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ और इनकी कला का मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ, फ़ैन हूँ मैं इनका। बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं ये। मुझे याद है एक करैक्टर ये मेरे संग में रामायण में कर रहे थे, मैं हनुमान के किरदार में था और ये राकेश भैया नल के किरदार में थे। नल का किरदार ये कर रहे थे और एक दृश्य था जिसमें इनको मेरे संग में करना था, लेकिन जब ये जो उस दृश्य को जब परफॉर्म कर रहे थे और जो भाव अपने चेहरे पर ला रहे थे, उन चेहरों पर उन भाव को देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं अपना डायलॉग अपने संवाद में बोल ही नहीं पा रहा था। मैं बार बार कह रहा था कि राकेश भैया इस तरह का आप मत करिए, मैं अपना संवाद भूल रहा हूँ, मैं भूल नहीं पाऊँ। लेकिन राकेश भैया तो वो चरित्र करना था और अपने चरित्र के साथ उनको वो न्याय करना था और वो अपना वो 100% दे रहे थे, लेकिन मैं विचलित हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सब प्रयास करके, जैसे भी मैंने करके वो डायलॉग अपने किए। लेकिन मैं याद रखता हूँ राकेश जी बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं, बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं और यहाँ हमारे बुंदेलखंड की शान है, गुरसराय से है। और मैं राकेश भैया को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आप जुड़े हैं हमारे बीच में। मैं साधुवाद देना चाहूँगा ज्ञानेंद्र बुंदेला जी को कि आप बहुत समय दिया आपने, आप मुझे सुन रहे हैं, विचारों का संवाद कर रहे हैं। हम सभी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति, हमारा सिनेमा राष्ट्रीय पटल पर पहुँचे और उससे पहचान मिले। जिस तरह से अन्य अंचलों की फिल्में वो मुकाम हासिल कर चुकी हैं, वो मुकाम भी हमारी फिल्मों को मिलना चाहिए। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि वो मुकाम हासिल करने के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने फिल्मों में गुणवत्ता लानी होगी। तकनीकी माध्यम से, अभिनय के माध्यम से गुणवत्ता लानी होगी। उसके लिए आवश्यकता, मैं फिर वही कहूँगा, यहाँ पर वर्कशॉप की है। यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ फिल्मकार हैं, जो बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, उनके अनुभव हम सबको यहाँ पर मिले। वो यहाँ पर हमें अभिनय की, रंगमंच की, सिनेमेटोग्राफी की, संवाद लेखन की, स्क्रिप्ट लेखन की, गीत लेखन की और एडिटिंग की, सिनेमेटोग्राफी की, सबकी यहाँ पर हम लोग को वर्कशॉप दें, हम लोग को सबको ट्रेनिंग दें, जिसमें हम यहाँ पर तकनीकी रूप से मजबूत हों और ऐसे फिल्में, ऐसी यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार करें जिसको हम गर्व के साथ वहाँ दिखा सकें। कई बार हमारे वरिष्ठ फिल्मकार कहते हैं कि आपने मेहनत तो बहुत की है, बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन यार वो लेवल नहीं है कि हम वहाँ पर उसका प्रदर्शन कर सकें। ये तो उन सभी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि उनके, मैं नाम लेना चाहूँगा बड़े भाई राजा बुंदेला जी का, कि हमारे फिल्मों का प्रदर्शन उनके मंच पर होता है। उनके इतने बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो फिल्म फेस्टिवल करते हैं, खजुराहो में, ओरछा में, वहाँ पर हम उन फिल्मों का प्रदर्शन हमें करने को मिलता है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जबकि मैं समझता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारा स्तर उस स्तर पर नहीं है। कहाँ इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में प्रदर्शित होती हैं, वहाँ हमारी भाषा की फिल्में ही प्रदर्शित होती हैं। इस बात का हमें गर्व है और उसके लिए हम हृदय तल से आभारी हैं बड़े भाई राजा बुंदेला जी के, कि उनके माध्यम से हमें ये सब मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो ये, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत करना होगा और अपने आप को संगठित करके प्रयास करना होगा। तो मैं आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, मैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि हम सभी संयुक्त प्रयास करें और इस तरह की वर्कशॉप बुंदेलखंड में जगह जगह पर हम लगाएं और जो हमारे कलाकार, बिखरे हुए कलाकार हैं, उनको संगठित करने का प्रयास हम करें और उन कलाकारों को तकनीकी रूप से मजबूत करें। वो भले वो किसी विधा से जुड़े हो, उनको हम उनकी विधा से मजबूत करें और अच्छा उनको उत्साहवर्धन करें। तो मैं थोड़ा सा साहित्य की ओर जुड़ता हूँ। कुछ साहित्य का प्रयास जो मैंने किया है, जो मैं हमेशा करता हूँ, कुछ लेखन जो मैंने किया है, मैं सिर्फ एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करता हूँ। डायरी उठाना है मुझे।
क्षमा चाहूँगा। कुछ लेखन के माध्यम से कुछ लेना यहाँ के युवाओं के लिए लिखने का प्रयास किया है और कुछ रचनाएं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक छोटी सी रचना है जो उन युवाओं के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को बड़े हल्के में लेते हैं, बहुत ही हल्के में लेते हैं। जब समय निकल जाता है उसके बाद सोचते हैं कि ये हम सभी के संग में होता है कि हम समय रहते तो समझते नहीं, लेकिन जब समय निकल जाता है उसके बाद सोचते हैं कि काश हमने ये किया होता, काश हमने अपने बुज़ुर्गों की बात मानी होती, काश हमने अपने गुरुजनों की बात मानी होती, तो आज हमारा परिणाम कुछ और होता, आज हम कहीं और होते। ये स्वयं मेरे साथ भी है, इसलिए मैंने इस बात को लिखने का प्रयास किया है। मैं आप सभी का ध्यान चाहूँगा। आदरणीय ज्ञानेंद्र बुंदेला जी, राकेश विश्वकर्मा जी और डॉक्टर हिमांशु जी, आर शर्लो जी, आप सभी जुड़े। ऐ ज़िंदगी तू मुझे लेती आज हल्के में, ऐ ज़िंदगी तू मुझे लेती आज हल्के में, मैंने लिया था कल तुझे भी हल्के में। ऐ ज़िंदगी तू मुझे लेती आज हल्के में, मैंने लिया था कल तुझे भी हल्के में। साल दर साल यूं ही गुजरते रहे, साल दर साल यूं ही गुजरते रहे, उम्र दर उम्र यूं ही बढ़ती रही। साल दर साल यूं ही गुजरते रहे, उम्र दर उम्र यूं ही बढ़ती रही। मैं तुझे और तू मुझे, मैं तुझे और तू मुझे, लेते रहे यूं ही हल्के में, लेते रहे यूं ही हल्के में। संगी साथी जा बैठे ऊंचे ओहदों पर, संगी साथी जा बैठे ऊंचे ओहदों पर, और मैं ऐ ज़िंदगी तुझे लेता रहा यूं ही हल्के में। संगी साथी जा बैठे ऊंचे ओहदों पर, और मैं ऐ ज़िंदगी तुझे लेता रहा यूं ही हल्के में। बड़ों की नसीहतें, गुरुजनों के ताने उलाहने, अपनों की नसीहतें, अपनों के ताने उलाहने, सभी कुछ लेता रहा मैं यूं ही हल्के में। हाँ, उपदेश मैं भी देता रहा, उपदेश मैं भी देता रहा उन्हें जो लेते थे सभी कुछ यूं ही हल्के में, जो लेते थे सभी कुछ यूं ही हल्के में। ये सिलसिला घर में भी कभी थमा नहीं, ये सिलसिला घर में भी कभी थमा नहीं, सभी लेते रहे मुझे यूं ही हल्के में, सभी लेते रहे मुझे यूं ही हल्के में। मगर आज सांस हलक में आ जाती है, आज सांस हलक में आ जाती है जब मेरी औलाद ही लेती है मेरे वजूद को यूं ही हल्के में, जब मेरी औलाद ही लेती है मेरे वजूद को यूं ही हल्के में। ऐ ज़िंदगी, ऐ ज़िंदगी तू मुझे लेती आज हल्के में, मैंने लिया था कल तुझे भी हल्के में। ये मेरा हल्कापन नहीं तो और क्या था, ये मेरा हल्कापन नहीं तो और क्या था। तमाम ज़िंदगी गुजर गई यूं ही हल्के में, तमाम ज़िंदगी गुजर गई यूं ही हल्के में। ऐ ज़िंदगी तू मुझे लेती आज हल्के में, मैंने लिया था कल तुझे भी हल्के में। साथियों, समय रहते अगर हम संभल जाएं और समय रहते अपने आप में सुधार कर लें, अपनी गलतियों को सुधार कर लें, गलतियों को मान लें, तो फिर बात बन जाती है। लेकिन समय निकल जाने के बाद अगर हम फिर लकीर पीटते हैं तो कोई मतलब नहीं। इसलिए समय रहते हमें अपने जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे अग्रज हैं, हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, हमारे भाई हैं, जो हमें उपदेश देते हैं, हमें समझाते हैं, हमें समय रहते उन बातों को समझना चाहिए। अन्यथा बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं इसलिए ये इस मंच के माध्यम से मैंने साझा किया। और एक और रचना मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। ये आज की जिजीविषा जो आज आप रोज़ देखते हैं कि हम बुंदेलखंड में, ख़ास तौर से बुंदेलखंड में, ये एक आज समाचार पत्र आप पढ़ेंगे रोज़ कोई ना कोई 2, 4, 5 आत्महत्या के केस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, खासकर किसान वर्ग। ये जो हताशा है, लोगों में एक निराशा की स्थिति है,
ये बड़ी हम लोगों का जो एक मानसिक दबाव जो बुंदेलखंड वासियों के ऊपर रहता है, उससे उबर नहीं पाते हैं। आज कोरोना काल में भी कई लोग आर्थिक तौर पर परेशान हैं, तो ये एक हताशा, एक निराशा जो है, उसी पर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है कि ऐ ज़िंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है, ऐ ज़िंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है, मौत के तसव्वुर से भाग जाने को दिल चाहता है। ऐ ज़िंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है, मौत के तसव्वुर से भाग जाने को दिल चाहता है, अतीत में लौट जाने को दिल चाहता है, अतीत में लौट जाने को दिल चाहता है, लोरियां सुनकर सोने को दिल चाहता है, माँ के आंचल में छुप जाने को दिल चाहता है, माँ के आंचल में सो जाने को दिल चाहता है। ऐ ज़िंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है, वक्त ठहर जाए, वक्त ठहर जाए ये दिल चाहता है, वक्त ठहर जाए ये दिल चाहता है, रेत को मुट्ठी में समेटूं ये दिल चाहता है, वक्त ठहर जाए ये दिल चाहता है, रेत को मुट्ठी में समेटूं ये दिल चाहता है। तमाम रंजोगम भूल जाने को दिल चाहता है, तमाम रंजोगम भूल जाने को दिल चाहता है, गिले शिकवे तमाम भुलाने को दिल चाहता है, तमाम रंजोगम भूल जाने को दिल चाहता है, गिले शिकवे तमाम भूल जाने को दिल चाहता है। ऐ ज़िंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है, मौत के तसव्वुर से भाग जाने को दिल चाहता है, कुछ नया गुनगुनाने को दिल चाहता है, कुछ नया गुनगुनाने को दिल चाहता है, एक नया सुर सजाने को दिल चाहता है, कुछ नया गुनगुनाने को दिल चाहता है, एक नया सुर सजाने को दिल चाहता है। आभार रंजन जी, रंजन भाई साहब, आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। कुछ नया गुनगुनाने को दिल चाहता है, एक नया सुर सजाने को दिल चाहता है, कुछ नया गुनगुनाने को दिल चाहता है, एक नया सुर सजाने को दिल चाहता है, दिल से दिल मिलाने को दिल चाहता है, दिल से दिल मिलाने को दिल चाहता है, सबको अपना बनाने को दिल चाहता है, सबको अपना बनाने को दिल चाहता है, रंजिशें तमाम भूल जाने को दिल चाहता है, रंजिशें तमाम भूल जाने को दिल चाहता है, कुछ कर गुजरने को दिल चाहता है, कुछ कर गुजरने को दिल चाहता है, मादरे वतन पर मर मिटने को दिल चाहता है, कुछ कर गुजरने को दिल चाहता है, मादरे वतन पर मर मिटने को दिल चाहता है। ऐ ज़िंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है, मौत के तसव्वुर से भाग जाने को दिल चाहता है। ऐ ज़िंदगी तुझे और जीने को दिल चाहता है, मौत के तसव्वुर से भाग जाने को दिल चाहता है। साथियों, ये ज़िंदगी जो है, ये ऊपर वाले की नेमत है, उनका आशीर्वाद है। इसको ख़त्म करने का, इसको छीनने का, खुद को मारने का हक हमें कतई नहीं। हर समस्या का हल है। कोई समस्या अगर हमारे पास है, किसी भी रूप में हो, हर समस्याओं का निदान है, लेकिन आवश्यकता है उस निदान को खोजने की, सही प्रयास करने की। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम आज अपने बुंदेलखंड में देखते हैं, आसपास भी देखते हैं कि हम अपनी औलाद को, जिनको हमने पैदा किया, जीवन दिया, उनका गला घोट देते हैं, मार देते हैं, उनको जहर देते हैं, कुएं में कूद जाते हैं और उन औलादों को भी मार देते हैं और खुद मर जाते हैं। क्यों? इतनी हताशा क्यों? उनको मारने को, अपनी औलादों को मारने का, अपनी पत्नी को मारने का आपको क्या हक है? ये निराशा मन में कहाँ से आ जाती है? आप संवाद करिए। अगर इस तरह के मन में कई नकारात्मक भाव आते हैं तो आवश्यकता है संवाद करने की, आपको निश्चित रूप से समाधान मिलेगा। लेकिन इस तरह के जो आप कदम उठा लेते हैं, जिसका दंश बाकी परिजनों को भोगना पड़ता है, तमाम उम्र वो दंश झेलते हैं, इन चीज़ों को हमें समझना होगा। इस तरह के जो निराशाजनक जो माहौल तैयार होता है, उस माहौल से उभरिए, उससे बाहर निकलिए, संवाद करिए। लेकिन इस तरह का दुष्कृत्य मैं समझता हूँ ये कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। रोज़ मैं प्रतिदिन पेपर में पढ़ता हूँ कि अपने 3 बच्चों को लेकर माँ कुएं में कूद गई। अभी परसों ही एक सज्जन अपने 3 बच्चियों को लेकर कुएं में कूद गए और फिर ये खुद भी मर गए, अपने बच्चों को भी मार दिए। कितना निराशा है, अंदर तक हिला देता है हृदय को। तो मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम इस तरह के लोगों से, जब हमें कभी ऐसा एहसास हो कि हमारे समाज के बीच में ऐसे लोग हैं, हम उनसे संवाद करें,
उनको सकारात्मकता की ओर ले जाएं, उनको हम पुनर्जीवित करें अपनी संवाद के माध्यम से। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हम आज बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के स्पेस के माध्यम से, इस पटल के माध्यम से अपनी बात आप सभी के समक्ष रखने के लिए हमें ये अवसर मिला, और अपने बुंदेली सिनेमा, अपनी बुंदेली संस्कृति और बुंदेली संस्कारों के लिए, अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ करने का एक जो अवसर हमें आदरणीय भाई RF शहडोल जी के माध्यम से मिला है, हम इसका 100% लाभ उठाएं और सभी को जोड़ने का प्रयास करें, सभी के बीच में अपनी बात कहें और अपने अहम को अपने दरकिनार रखते हुए, अपने तथाकथित अहम को कि हम बहुत कुछ हैं, ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम कुछ भी नहीं हैं। मुझे कई लोग जब टोकते हैं कि क्या संजय भाई आप मुफ्त में काम कर लेते हो, ये गलत है, ये आप बहुत गलत परंपरा कर रहे हो कि आप फ्री में काम कर लेते हो। मेरे कई साथी हैं जो मुझे कहते हैं कि आप जब चले आते हो और फ्री में काम कर लेते हो। अरे हम उस लायक तो बने, पहले अपने आप को उस लायक तो बना लें कि हम पारिश्रमिक मांगने की स्थिति में हो। प्रोडक्शंस बाहर के आते हैं, शूट करते हैं, अपने इच्छानुसार लोगों को पेमेंट देते हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना मजबूत तो कर लें। हमारे पास में भोपाल लगा हुआ है, भोपाल एक कलाकार देखिए आप, कितना समृद्ध वहाँ का रंगमंच है, कितने समर्पित कलाकार हैं, लेकिन हम यहाँ पर छोटे छोटे अपने निजी स्वार्थों को लेकर आपस में बटे हुए हैं। हमें इन सब चीज़ों से उबरना होगा, इन सभी चीज़ों से हमें ऊपर उठना होगा, तभी हम इस बुंदेलखंड के लिए कुछ इसके समग्र विकास के लिए हम कुछ काम कर पाएंगे। ये अपने अहम को हमें त्यागना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम सभी बड़े भाइयों के जो सत्प्रयास हैं, आदरणीय रंजन जी के और RF जी के, हमारे बड़े भाई राम बुंदेला जी के, राजा बुंदेला जी के, नारायण चौहान जी के, ये सभी जो प्रयास कर रहे हैं, ये तभी फलीभूत होंगे जब हम संगठित और संयुक्त प्रयास करेंगे और अपने आप को इस लायक कर लेंगे कि मुंबई के कलाकार, मुंबई के फिल्मकार आकर हमें काम दें और कहें कि हाँ बताइए अब आप क्या लेंगे। हम भीख ना मांगें, अपना हक मांगें। हम भीख क्यों मांगें किसी से? अगर हमें आज तो ये स्थिति कि अगर हमें काम मिलता है, बुंदेलखंड में बैठे अगर हमें काम मिल रहा है, यहाँ पर फिल्म शूट हो रही है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपने घर पर रहते हुए यहाँ पर हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन हम अपने संयुक्त प्रयास से अपने आप को इतना परिपक्व, इतना मजबूत बना लें कि बुंदेलखंड के कलाकारों को मुंबई बुलाया जाए और मुंबई के प्रोडक्शंस यहाँ पर आकर हमको काम दें कि नहीं आप इसमें काम करिए। हम इतने मजबूत तो हों, इतने दक्ष तो हों अपने काम में। हमें अपना अहम त्यागना होगा। हम उनसे पैसा मांगते हैं जो कि खुद ही संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं लोग। हम कहते भाई आप हमें पैसा दो, हम काम करेंगे। अरे वो ये प्रोजेक्ट उठाया उन्होंने, काम शुरू किया, हमें ये अवसर दिया, ये बड़ी बात है। हमें उनको उत्साहित करना चाहिए कि नहीं आप बनाइए, हम आपके संग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जैसा भी जो हमसे सहयोग बन पड़ेगा हम आपके संग सहयोग करेंगे। और अपनी कला के माध्यम से, अगर हम अभिनेता हैं तो हमारा अभिनय आपके संग निःशुल्क रहेगा। ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। अगर हम सिनेमेटोग्राफर हैं तो हम अपना जो सिनेमेटोग्राफर का चार्ज है वो हम नहीं लेंगे आपसे, बाकी जो कैमरे वर्ग का शुल्क है वो आप दीजिए, लेकिन हम अपनी सेवाएं आपको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। जो लेखक है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो गीतकार है, जो संगीतकार है, वो मैं निःशुल्क संगीत और गीत मुहैया करवाएं। ये भाव जब हमारे अंदर आएगा तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जब हमारे पास हम जब पैसा मांगने लगते हैं तो ना चाहते हुए भी वो फिल्मकार आपको, आपके सक्षम होने के बावजूद भी आपको नहीं ले पाते। इसलिए हमें सहयोग की भावना अपने अंदर विकसित करनी होगी। परस्पर सहयोग करके हम सबके साथ मिलकर, सबके साथ संयुक्त प्रयास करके ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ तैयार करें जिनको पहचान मिले। ऐसा नहीं कि यहाँ प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुए, बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कि हमारे मुंबई में जाने जाते हैं और आज भी सब लोग उन प्रोजेक्ट्स का नाम लेते हैं। छोटे से बहुत बड़े सीमित बजट में बनाई फिल्म यहाँ पर ढड़कोला कहाँ तक जानी गई, कहाँ तक उसका नाम हुआ। मुंबई में भी लोग जानते हैं ढड़कोला फिल्म, बुंदेलखंड में बनी फिल्म है, तो वहाँ आज उस लेवल पर पहुँची है। तो प्रयास हैं, लेकिन हम अपने आप को और सक्षम करें। समय बहुत निकल गया,
हमारे यहाँ कब से प्रयास होते जा रहे हैं, आज इतना समय आ गया, हम इस लेवल पर आ गए, लेकिन हम उतने रूप से उतने सक्षम नहीं हुए, उतने मजबूत नहीं हुए, उतने दक्ष नहीं हुए हैं। इसलिए मैं दक्ष होने का प्रयास करना होगा। मेरा यही कहना है आप सभी से कि हम अपने आप को संरक्षित रखें, अपने आप को शिक्षित करें, अपने आप को कार्यशालाओं के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से अपने आप को मजबूत कर लें कि हम प्रत्येक विभाग में, जो फिल्म निर्माण के विभाग हैं, उन प्रत्येक विभाग में इतने दक्ष हो जाएं कि हम जब हमारा काम जब एक संयुक्त प्रयास से जब पहुँचे तो हमें वितरक आसानी से मिल जाए कि हाँ ये फिल्म बनी है, बहुत शानदार काम हुआ है। इस तरह का हमें प्रयास करना होगा। हमारे कलाकारों की यहाँ कमी नहीं है, सभी विभागों में एक से एक कलाकार, बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। जो उनके अंदर पोटेंशियल है उससे मैं परिचित हूँ कि बहुत उनके अंदर मादा है, लेकिन सिर्फ हम अपने अहम में, आप कर रहे हैं अकेले करिए, हम कर रहे हैं अकेले करिए, हम कर रहे हैं, तो एक जो सभी कलाकारों के एक संयुक्त कोई उपक्रम होना चाहिए वो सामने नहीं आ पा रहा है। तो मैं सभी से, आप सभी से मैं ये फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का, बिल्कुल रंजन जी जो आप बोल रहे हैं फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, उसमें सभी विभाग आ जाते हैं, उस वर्कशॉप को यहाँ पर आयोजित करें। आप इस तरह का प्रयास करिए। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग और बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन, ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर इस तरह की वर्कशॉप लगाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और आपको छात्र भी उपलब्ध होंगे, यहाँ पर सीखने वाले उपलब्ध होंगे, लेकिन इस तरह का प्रयास यहाँ पर होना चाहिए। आदरणीय दीपक जी सेठ जी कई बार इस तरह बोल चुके हैं कि इस तरह की वर्कशॉप यहाँ पर लगनी चाहिए, लेकिन सिर्फ हम बस बातें करके रह जाते हैं, लेकिन उनको धरातल पर नहीं उतार पाते हैं। लेकिन अब इस तरह के प्रयास होना चाहिए। अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा साथियों, हमें कुछ ठोस करके देना होगा, तभी हम बुंदेलखंड फिल्म उद्योग को और बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन को, यहाँ के बुंदेली संस्कृति को, बुंदेली सिनेमा को वो हक दिला पाएंगे जिस हक के हम हकदार हैं, जिस मुकाम पर पहुँचने के हम हकदार हैं। हमारा हक है, वो हमें हक मिलना चाहिए। सिर्फ जय जय बुंदेलखंड कहने से काम नहीं चलेगा। बुंदेलखंड तो जय था, जय रहेगा, लेकिन हम कहाँ हैं, हमें ये सोचना चाहिए। बुंदेलखंड निर्माण के लिए कई लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त प्रयास नहीं है। संयुक्त प्रयास कहीं नहीं है। कहीं एक बैनर तले, कांग्रेस के बैनर तले, कहीं कोई बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के तले हम इस तरह से फैले हुए अपने प्रयास करते हैं और निजी स्वार्थों के लिए हम बिखर जाते हैं। हमें इन सभी का ध्यान रखना होगा। हमारे बीच में वीना सिंह जी भी जुड़े हुए हैं और मैं आप और इस तरह के मैं निश्चित रूप से आपसे संपर्क करूंगा वीना सिंह जी कि हम इस तरह के वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित करें। तो मैं पुनः आप सभी को साधुवाद दूंगा, आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा और बस एक रचना और आप सभी के सामने मैं रखना चाहूँगा। मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ। एक रचना मैं आप सभी के बीच में और रखना चाहूँगा। तल्ख सा एहसास छोड़ जाती है ज़िंदगी, तल्ख सा एहसास छोड़ जाती है ज़िंदगी, वादे से अपने जब मुकर जाती है ज़िंदगी। तल्ख सा एहसास छोड़ जाती है ज़िंदगी, वादे से अपने जब मुकर जाती है ज़िंदगी। और नेज़ गैरों के वो ज़ख्म नहीं देते शायद, नेज़ गैरों के वो ज़ख्म नहीं देते शायद, लफ्ज़ों से दिल को चाक कर जाती है ज़िंदगी, लफ्ज़ों से दिल को चाक कर जाती है ज़िंदगी। ज़माने भर से चेहरा छुपाती है ज़िंदगी, ज़माने भर से चेहरा छुपाती है ज़िंदगी, दाग से दामन बचाती है ज़िंदगी। ज़माने भर से चेहरा छुपाती है ज़िंदगी, दाग से दामन बचाती है ज़िंदगी। ज़माने की तोहमतें कभी ख़त्म नहीं होती, ज़माने की तोहमतें कभी ख़त्म नहीं होती। ज़माने के रंग में ही रंग जाती है ज़िंदगी, ज़माने के रंग में ही रंग जाती है ज़िंदगी। और गैरों से रिश्ता निभाती है ज़िंदगी, गैरों से रिश्ता निभाती है ज़िंदगी। बेफिक्री में अपनों को भूल जाती है ज़िंदगी, बेफिक्री में अपनों को भूल जाती है ज़िंदगी। और कहने भर से नहीं टूट जाते ये खून के रिश्ते, कहने भर से नहीं टूट जाते ये खून के रिश्ते। गैरों की फ़िक्र में अपनों को रुलाती है ज़िंदगी, गैरों की फ़िक्र में अपनों को रुलाती है ज़िंदगी। और ख्वाहिशों के समंदर में
खो जाती है ज़िंदगी। ख्वाहिशों के समंदर में खो जाती है ज़िंदगी, न जाने किस दौर में चली जाती है ज़िंदगी। ख्वाहिशों के समंदर में खो जाती है ज़िंदगी, न जाने किस दौर में चली जाती है ज़िंदगी। और तमाम उम्र गुजर जाती है, तमाम उम्र गुजर जाती है सकीने की तलाश में। तमाम उम्र गुजर जाती है सकीने की तलाश में। ख्वाबों के नर्म एहसास में, ख्वाबों के नर्म एहसास में खो जाती है ज़िंदगी। ख्वाबों के नर्म एहसास में गुम हो जाती है ज़िंदगी। तल्ख सा एहसास छोड़ जाती है ज़िंदगी, वादे से अपने जब मुकर जाती है ज़िंदगी। और आते ही आगोश में, आते ही आगोश में सहम जाती है ज़िंदगी। आते ही आगोश में सहम जाती है ज़िंदगी, और पास होकर भी दूर चली जाती है ज़िंदगी। आते ही आगोश में सहम जाती है ज़िंदगी, और पास होकर भी दूर चली जाती है ज़िंदगी। और फासले बढ़ने से नज़दीकियाँ कुछ कम नहीं होती। फासले बढ़ने से नज़दीकियाँ कुछ कम नहीं होती। क्यों खुद को खुद से छुपाती है ज़िंदगी, क्यों खुद को खुद से छुपाती है ज़िंदगी। और नाहक ही फ़िक्र में डूब जाती है ज़िंदगी, नाहक ही फ़िक्र में ज़िंदगी। मैं इस लाइन पर आपका थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा कि नाहक ही फ़िक्र में डूब जाती है ज़िंदगी, क्या खो जाने से डर जाती है ज़िंदगी। नाहक ही फ़िक्र में डूब जाती है ज़िंदगी, क्या खो जाने से डर जाती है ज़िंदगी। और जीवन मरण लाभ हानि, जीवन मरण लाभ हानि, सब कुछ यहीं तो छोड़ जाती है ज़िंदगी, सब कुछ यहीं तो छोड़ जाती है ज़िंदगी। और वक्त बेवक्त रूठ जाती है ज़िंदगी, वक्त बेवक्त रूठ जाती है ज़िंदगी। खुद रूठ कर खुद को मनाती है ज़िंदगी, वक्त बेवक्त रूठ जाती है ज़िंदगी। खुद रूठ कर खुद को मनाती है ज़िंदगी। और रूठना मनाना शगल है ज़िंदगी का, रूठना मनाना शगल है ज़िंदगी का। खुद को झुकाकर अपनों को मनाती है ज़िंदगी, खुद को झुकाकर अपनों को मनाती है ज़िंदगी। हाँ, कभी बेफिक्र भी हो जाती है ज़िंदगी, हाँ कभी बेफिक्र भी हो जाती है ज़िंदगी, हाँ कभी बेफिक्र भी हो जाती है ज़िंदगी। थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ कभी बेफिक्र भी हो जाती है ज़िंदगी, लम्हा लम्हा खुद को बहलाती है ज़िंदगी। कभी बेफिक्र भी हो जाती है ज़िंदगी, लम्हा लम्हा खुद को बहलाती है ज़िंदगी। और आँख बंद करने से कभी रात नहीं होती, आँख बंद करने से कभी रात नहीं होती। बस मुगालते में यूं ही जिए जाती है ज़िंदगी, मुगालते में यूं ही जिए जाती है ज़िंदगी। तल्ख सा एहसास छोड़ जाती है ज़िंदगी, वादे से अपने जब मुकर जाती है ज़िंदगी। और नेज़ चाकू आप जानते होंगे, नेज़ गैरों के वो ज़ख्म नहीं देते शायद, लफ्ज़ों से दिल को चाक जो कर जाती है ज़िंदगी, लफ्ज़ों से दिल को चाक कर जाती है ज़िंदगी। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद कि आप सभी जुड़े और ये संवाद हम सभी के बीच में हुआ। मैं आप सभी को बहुत अच्छा, मैं आदरणीय वीना सिंह जी, आपने कहा गोल्डन चांस और पहला कदम, बॉलीवुड वीडियो एल्बम, टीवी सीरियल, एड मूवी, स्टेज शोज़ और इवेंट्स भी। लेकिन आप भी अगर टैलेंटेड हो तो नगर रत्न अलंकार समिति आपके लिए ला रहा है एक्टिंग और डांस की फ्री वर्कशॉप का फ़ायदा आप ले सकते हैं। ये आपने बीना से हैं आप यहाँ पर, और आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पर हम लोगों को बीच में ये शेयर किया। ये मैं आप सभी का आभारी हूँ आदरणीय बीना सिंह जी। हम आपसे संपर्क करेंगे और हम सब मिलकर निश्चित तौर पर वो मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन बस संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है और अपने आप को दक्ष करने की, अपने आप को अपने अपने विभाग में शिक्षित करने की आवश्यकता है। मैं पुनः साधुवाद दूंगा हमारे वरिष्ठ जन जो यहाँ पर अपने प्रयास कर रहे हैं। आप सभी हम अपने सानिध्य में हमको लीजिए, अपने सानिध्य में यहाँ पर वर्कशॉप लगवाइए और हम सभी को मजबूत करिए। हम सभी अपने अपने क्षेत्र में एक दक्षता हासिल करना चाहते हैं और उसके बाद संयुक्त प्रयास करके एक अपना मुकाम, अपना हक हासिल करना चाहते हैं। बुंदेलखंड आज बहुत समृद्ध है और संरक्षित है, काफ़ी संपदा से भरा पड़ा है, लेकिन हम वो मुकाम हासिल तभी कर पाएंगे जब हम उस लायक होंगे, अपने आप को उस लायक बना पाएंगे। तो मैं आप सभी के सदप्रयास को
आप सभी जो प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, मैं आप सभी के प्रयास की मैं सराहना करता हूँ और आपकी हिम्मत की, आपके कि हम बड़े सीमित संसाधनों में, बगैर किसी फंड के, बगैर किसी स्पॉन्सरशिप के हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो प्रयास है ये फलीभूत तभी होगा जब हम सभी संगठित होकर, संरक्षित होकर, पूर्णतः शिक्षित होकर और दक्ष होकर ये अपना प्रयास करेंगे। मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं संजय तिवारी, राष्ट्रवादी, आप सभी के मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप सभी ने मुझे ये अवसर दिया। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के माध्यम से मैं अपनी बात रख पाया। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग और बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन इसके लिए दृढ़ संकल्पित है अपने मुकाम को हासिल करने के लिए और हम सभी संयुक्त प्रयास करेंगे। मैं बुंदेलखंड फिल्म उद्योग को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सभी अपने अथक प्रयासों से, अपने संयुक्त प्रयासों से अपने मुकाम को हासिल करेंगे। मैं आप सभी को पुनः साधुवाद दूंगा। बहुत आदरणीय बड़े भाई आर एफ शहडोली जी का कि जिन्होंने मुझे आप सभी के बीच में आने का अवसर दिया, ये एक मौका दिया। मैं पुनः आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का कहना चाहूँगा। आप सभी ने समय मुझे दिया, इस समय के लिए और इस अमूल्य आपके मनोबल बढ़ाने के लिए, आपके इस भाव का मैं बहुत ऋणी हूँ और मैं आप सभी का विनम्रतापूर्वक अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। जो सभी इस पटल पर आज उपस्थित हुए, अपना स्नेह, अपना उन्होंने समय मुझे दिया, मैं आप सभी का हृदय तल से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय बुंदेलखंड फिल्म उद्योग, बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन और जय जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय भारत।